गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चलिए तो अच्छी बात है, बढ़िया रहना है। तो आज हमें मास्टर क्लासेस में दो टॉपिक करने हैं। एक तो हमें करना है इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशंस टू अलाइनमेंट, कैसे हमारी रणनीति सामरिक दृष्टिकोण से अमेरिका के साथ निरंतर बढ़ती चली गई, इस पर चर्चा करना है। और दूसरा हमें टॉपिक करना है दक्षिण एशिया की अस्थिरता में भारतीय नेबर पॉलिसी कैसे प्रभावित हो रही है। ठीक, तो ये तो आपको मिल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक होने हैं ना। तो सबसे पहले कर लिया जाए इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन से और संरेखण तक कि कैसे ये बनते हैं, सहयोग से संरेखण और संस्थात्मक विकास तक हमें। तो एक पहला टॉपिक हमारा होगा भारत अमेरिका सामरिक संबंध। और यहां हम टाइटल लगा देंगे सहयोग से संरेखण तक। संरेखण का मतलब होता है अलाइनमेंट। अब देखिए, जब भी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन बनता है तो उसका एक तरीका होता है कि कैसे हम रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब भी कोई आप काम करेंगे तो सबसे पहले कोऑपरेशन होता है एक दूसरे के साथ, और प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों को देखते हुए वो दूसरे के साथ सहयोग करता है, राइट। तो सबसे पहले जब भी कोई संबंध किसी भी क्षेत्र में आएगा तो वहाँ पर हम सहयोग करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर भी तो यही होता है ना। जैसे आप शुरुआती दौर में किसी भी अननोन पर्सन से मिलते हैं तो एक दूसरे का ज़रूरतों पर पूरा करने के लिए आप सहयोग करेंगे। फिर और ज़्यादा आपका मित्रता बनेगी तो फिर आप साझेदारी की तरफ बढ़ेंगे। कोऑपरेशन जो था वो अब पार्टनरशिप पर बदल रहा है। इसके बाद एक दूसरे की समस्याओं को आप पहचानेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स पर आप भागीदारी करना शुरू करोगे। मतलब एक का दुख दूसरे का दुख, ये अचानक से अब कोई भी मिल जाए तो आप उसके दुख को महसूस करें, ऐसा संभव नहीं है। सेम स्थिति कहाँ इंटरनेशनल रिलेशन में भी आएगी। तो ये जो साझेदारी है ये तब्दील हो जाती है भागीदारी में, है ना। पार्टिसिपेट करना। और यही भागीदारी जब और ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम भागीदारी करने के लिए संस्थाएं विकसित करना शुरू कर देते हैं। इंस्टीट्यूशंस एक व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे के साथ सहयोग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर संस्थात्मकता आने लगती है, इंस्टीट्यूशंस। और यही संस्थात्मकता जो रिजल्ट देती है वो होता है संरेखण का। संरेखण मतलब एक अलाइनमेंट, जिसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी नीति बनाएंगे तो हम एक दूसरे की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और एक दूसरे के साथ मिलकर के नीतियां बनाएंगे। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के
कोई नीति बनाए। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और अमेरिका एक अलाइनमेंट पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन होता है वो इस तरीके से बढ़ता है। किसी भी देश के साथ आप अगर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाते हैं तो क्रम मोटा मोटी ये क्रम उसमें निकल करके आता है। अब इसी में हमें ये देखना है कि जहां हमने 1990 के दशक में यूएस के साथ सहयोग स्थापित किया, वहीं आज आप 2024 में कहां हैं? यूएस के साथ एक अलाइनमेंट की स्थिति तक आप पहुंच गए हैं। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी कैसे ये चेंज हुई, इस पर हमको चर्चा करना है। तो इसे हम फॉर्मेट कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमें परिवर्तन देखने को मिला और कैसे कैसे हम एक दूसरे के साथ बढ़ते चले गए। राइट? तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम फॉर्मेट करें कि कैसे हमें इसको पढ़ना है। अब इस फॉर्मेट में देखिए, जब भी कोई टॉपिक को फॉर्मेट किया जाता है तो सबसे पहले प्रश्न दो तरीके से बनते हैं। एक तो वो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजिक हुआ है, वो कैसे हुआ है, तो एक वैचारिक स्थिति पर सवाल बनेगा। या कई बार ऐसा होता है कि कोई भी टॉपिक वर्तमान में चर्चा में है, अब वो चर्चा में क्यों है, मतलब उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। हम किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं तो बात करने का आधार होना चाहिए ना। तो जिस टॉपिक में आधार है वहां पर हमें एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मतलब प्रसंग। तो जिस टॉपिक की हम आज बात कर रहे हैं तो क्या उसका कोई कॉन्टेक्स्ट है? क्या कोई उसका प्रसंग है? बिल्कुल है। क्या है? नहीं, क्योंकि हम सामरिक रणनीति पर बात कर रहे हैं तो इलेक्शन एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। यहां पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हमारे अगस्त 2024 में हमारे रक्षा मंत्री ने अमेरिका की यात्रा करी थी और वहां पर दो मेजर एग्रीमेंट हमारे हुए। एक तो सोसा एग्रीमेंट हुआ उनके साथ में, जिस कारण से हम सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के बारे में काम करेंगे। दूसरा हमारा एक एग्रीमेंट हुआ असाइनमेंट ऑफ द लाइजनिंग ऑफिसर्स, मतलब जो संपर्क अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति में हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। जैसे अभी हमने वहां पर एक नियुक्ति पत्र, हमारे अधिकारी वहां नियुक्त किए जाएंगे, उनके अधिकारी यहां नियुक्त किए जाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अगस्त 2024 में हमारे रक्षा मंत्री यूएस गए और दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस असाइनमेंट ऑफ लिजनिंग ऑफिसर्स और SOSA, ये समझौते असाइनमेंट ऑफ लिजनिंग ऑफिसर्स और SOSA, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रश्न पर या किसी भी कॉन्टेक्स्ट पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन प्रश्न आया हुआ है। तो वो उत्पन्न होता है कि आपकी कूटनीति कैसे आई या आपके संबंधों की पृष्ठभूमि क्या है। तो हमारा टॉपिक है भारत अमेरिका सामरिक संबंध सहयोग से संरेखण तक। तो हम यहां पर देखें कि ये रणनीति हमारी क्या रही। तो इंडो यूएस स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति, किस तरीके से ये संबंध हमारे आगे बढ़ते हुए चले गए, कहां से शुरू किया हमने। तो सबसे पहले रक्षा सहयोग का विस्तार हुआ दायरे का। 1990 के दशक से पहले आप देखो कि रक्षा क्षेत्र में हम ज़्यादातर डिपेंड हुआ करते थे रसिया के साथ में, लेकिन 1993 के बाद से हमारे यूएस के साथ में भी रिलेशन शुरू हुए। तो रक्षा सहयोग का दायरा निरंतर विस्तृत होता चला गया। इस रणनीति में सबसे पहली बात आई कि आपका रक्षा सहयोग का दायरा व्यापक हुआ। अब ये जो दायरा व्यापक हुआ यूएस के साथ में, वो कैसे व्यापक हुआ?
पहली बात ये है कि जब हम इनके बारे में या 90s से के बाद से भारत और यूएस एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो छोटे मोटे हथियारों को खरीदने को लेकर के बात की गई। इसके बाद 2000 के बाद से, इनफैक्ट 2004 के बाद से हमने कुछ ऐसे एग्रीमेंट किए, जैसे एक एनएसएसपी किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हम संस्थाएं बनाना शुरू कर देंगे। तो दायरे में दो तरीके से इस दायरे को व्यापक किया गया। एक तो हमने रणनीतिक स्तर पर दायरे को व्यापक किया कि पहले हम हथियारों को बेचेंगे या हथियारों को खरीदेंगे, फिर हम वैचारिक दृष्टिकोण से टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ाएंगे, तकनीकीगत संबंध स्थापित करेंगे, योजनाएं तैयार करेंगे। तो एक प्लानिंग के स्तर पर, नियोजन के स्तर पर हमने सहयोग करना शुरू कर दिया कि रणनीतिक दृष्टिकोण से हम कैसे प्लान करें या किस तरीके से हम आगे की गतिविधियों को संचालित करें। इसके बाद रक्षा सहयोग के दायरे में आपने भौगोलिक विस्तार को भी देखा। वर्ष 2010 से पहले तक भारत और अमेरिका के बीच में जो भी स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन होता था, वहां हम सिर्फ हिंद महासागर को ध्यान में रखते थे। हिंद महासागर, यूएस भी ये चाहेगा कि हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भारत किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है, और भारत भी चाहेगा कि हिंद महासागर की सुरक्षा में हम यूएस का कैसे कोऑपरेशन ले सकते हैं। इसके बाद 2011 में जब यूएस ने पिवोट टू एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी अपनाई, उस पिवोट टू एशिया पैसिफिक में एशिया पैसिफिक एक स्थिति आ गई और इसका दायरा हिंद महासागर से व्यापक होकर के पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक हो गया। अब हमने एशिया पैसिफिक को ध्यान में रख करके एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करना शुरू किया। वर्ष 2020 के बाद अब हमने सोचा है कि हम वैश्विक स्तर पर सहयोग करेंगे। वैश्विक स्तर पर सहयोग, जितनी भी रणनीतियां बनाई जाएंगी वहां पर ग्लोबली हम एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे। तो आप देखिए, रणनीति में रक्षा सहयोग के दायरे में निरंतर विस्तार होता चला जा रहा है। एक तो वैचारिक प्लानिंग के स्तर पर आया, भौगोलिक स्तर पर आपका रक्षा सहयोग में दायरे का विस्तार होता चला गया। भौगोलिक विस्तार हुआ, जैसे आपने देखा, पहले हिंद महासागर, फिर इंडो पैसिफिक आया, और फिर आज हम ग्लोबल सर्कमस्टांसेस को या वैश्विक शासन और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके काम कर। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि भारत और अमेरिका बहुत सारे क्षेत्रीय संगठनों, बहुत सारे वैश्विक संगठनों में एक दूसरे का सहयोग करते रहे। अब एक और बात है कि रक्षा सहयोग में रणनीतिक दायरे का विस्तार आज हमें एक स्टेप और आगे ले जाने की मांग कर रहा है। तो अब हम और आगे बढ़े, इसकी कारण क्या है? क्योंकि पूरे विश्व में नए नए तरीके की संवेदनशीलता आ रही है, नई नए तरीके की चुनौतियां आ रही हैं। उन चुनौतियों को अगर आप देख रहे हैं तो सहयोग और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वर्तमान संवेदनशीलता है। अब ये वर्तमान संवेदनशीलता क्या है? नई टेक्नोलॉजी, एआई। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजें आ रही हैं, तो क्या इंडिया यूएस का सहयोग नहीं चाहेगा? या साइबर क्राइम बढ़ रहा है, या स्पेस टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, तो सुरक्षा के नए नए आयाम बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में संवेदनशीलता और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो दोनों देश मिलकर के एक दूसरे का सहयोग चाहेंगे, राइट? अब ये जो परिस्थिति है, ये कौन सी डिमांड करती है आपको कि आप रक्षा सहयोग के दायरे को और व्यापक बनाएं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, वो किस जगह पर आपकी रणनीति को व्यापक बनाने की कोशिश करेगा। यहां एक डिमांड्स खुल गई। अब डिमांड्स क्या होगी कि आप प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाएं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग करेगा भारत या नहीं करेगा?
पहले क्या होता था कि यूएस ये चाहता था कि हम हथियारों की आपूर्ति तो करें या भारत को हम हथियार बेचें, लेकिन हथियारों के निर्माण की तकनीकी देने से वो गुरेज करता था। लेकिन अब भारत ने आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई है, दुनिया के देशों को निवेश करने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो भारत क्या चाहेगा कि हम सिर्फ हथियार नहीं खरीदेंगे, हथियारों के साथ साथ हमें क्या चाहिए, अब तकनीकी चाहिए। तो अगर यूएस को भारत के सामरिक क्षेत्र में अपने विस्तार को बढ़ाना है तो वो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, जब आपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता या अन्य क्षेत्रों में रक्षा से जुड़ी हुई जो दोहरे प्रयोग की रणनीतियां हैं वहां पर आपने आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई है, तो यूएस उस क्षेत्र में इन्वॉल्व होना चाहेगा। मतलब तीसरी स्थिति यहां पर आ गई कि अब हम रक्षा क्षेत्र का औद्योगिकरण करना चाहेंगे। अगर रक्षा क्षेत्र में औद्योगिकरण करना चाह रहे हो आप, तो यूएस की प्राइवेट कंपनियों से भी उम्मीद करेंगे और यूएस की प्राइवेट कंपनियां भी ये चाहेंगी कि हम भारत में निवेश करें। तो यहां पर आपने देखा कि हमारी जो रणनीति यूएस के प्रति रही है वो रणनीति कैसे बढ़ी। फर्स्ट स्टेप में हम इसके साथ जब रणनीति बनाते हैं हम 90s के दशक में, तो हथियारों का व्यापार है। इसके बाद हमने प्लानिंग्स पर काम करना शुरू किया, फिर भौगोलिक स्तर पर हमने दायरे को बढ़ाया। दायरे में पहले सिर्फ हिंद महासागर टारगेट हुआ करता था, फिर एशिया पैसिफिक आया। अब विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में कोऑपरेशन करना हो, चाहे वो G7 में करना हो, G20 में करना हो, सब जगह एक जैसी रणनीतियां अपनाने की तरफ जाएंगे। फिर आज की संवेदनशीलता ने आपकी स्ट्रेटजी के दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया और मांग करना शुरू कर दिया कि साहब हमें प्रौद्योगिकी चाहिए। और यूएस के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बनी कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने का एक अवसर मिलेगा, और हमने एक कंडीशन भी लगा दी। आज आप देख लीजिए कि डिफेंस सेक्टर में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये डिफेंस के अलावा अन्य क्षेत्रों में, तो रक्षा क्षेत्र का औद्योगिकरण की मांग कर रहा है या नहीं। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि कैसे पता है कि हमारी रणनीति इस तरीके से बढ़ रही है। पहली बात, रक्षा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को लेकर के, तो एक एग्रीमेंट हमने 2022 में किया था। 2022 के शुरुआत में दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया कि हम रक्षा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर काम करेंगे, लेकिन एक साल बीत गया और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा हुई और उस अमेरिका यात्रा के दौरान इनोवेशन को मजबूत करने का समझौता किया गया। भारत जितना भी इनोवेशन करेगा वो काम करेगा। एक स्टेम पर एमओयू जारी किया गया। स्टेम का मतलब होता है कि साइंस, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथ।
इन सब क्षेत्रों पर हम एक दूसरे के साथ में सहयोग स्थापित करने का काम करेंगे। तो स्टेम कोऑपरेशन हुआ। अगली पीढ़ी की दूरसंचार सेवाएं, अगली पीढ़ी की दूरसंचार सेवाएं क्या क्या होंगी? जैसे एआई है, एआई का विस्तार होगा तो उस क्षेत्र में हमने सहयोग करना शुरू किया। बहुत सारे हथियार, जैसे आमका को देख लीजिए आप, आमका की टेक्नोलॉजी हमने किनसे ली? यूएस से ली। आमका को डेवलप करने में भी यूएस हमारी मदद कर रहा है। LCAMK2 है, उसको मदद करने में, वो यहां पर उत्पादन किया जाएगा भारत में। तो ये उदाहरण है कि हम किस तरीके से अपनी रणनीति में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा सहयोग आज किस स्तर पर पहुंच गया? तो आपने देखा कि इंडो यूएस स्ट्रेटजी क्या है, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जो सूत्र मैंने आपको बनाया कि कोऑपरेशन टू अलाइनमेंट तक, अब ये कोऑपरेशन टू अलाइनमेंट तक ये आ गया। अब बात आती है कि इन सब क्षेत्रों को करने के लिए भारत ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम किया। और अभी जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे 2023 में, तो ISR को लेकर के समझौता हुआ। ISR का मतलब होता है आई फॉर इंटेलिजेंट, S फॉर सर्विलांस और R फॉर रिकन्सेंसस, मतलब टोही विमान, टोही। तो इन क्षेत्रों में भी सहयोग किया। इसके बाद और भी, जैसे हवाई युद्ध हैं, समुद्री निगरानी है, या एरो इंजन है, युद्ध सामग्री का लेना देना है, युद्ध सामग्री को विकसित करने में एक दूसरे का सहयोग करना है, वो सब चीजें इन दोनों टॉपिक्स पर आ रही। मतलब आज आपसे अगर कोई पूछे कि इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक रिलेशन किस दिशा में जा रहे हैं, तो आज हम रक्षा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रक्षा औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ गए। क्लियर? इसी काम को करने के लिए हमने एक इंडस एक्स शुरू किया है। इंडस एक्स मतलब भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है जहां भारत और अमेरिका डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इंडो यूएस इंडस एक्स। इंडस एक्स, इंडस एक्स में भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम का हम निर्माण कर रहे हैं। तो एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया जाएगा जहां पर औद्योगिकरण, जैसे आप भारत देखो, भारत ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर डेवलप किया, एक तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर डेवलप किया, और दुनिया की एजेंसियों को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे यहां पर आइए और आकर के यहां पर निवेश करिए। तो ये हमारी रणनीति हुई। अब इस रणनीति को आधार बना करके हमने कौन कौन से कदम उठाए हैं? भारत और अमेरिका, फिर हमें यह देखना होगा कि भारत अमेरिका के बीच सहयोग के समझौते कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट? बहुत सारे एग्रीमेंट हैं। इन एग्रीमेंट में जैसे सर वर्ष 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन को लेकर के एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको हम GSOMIA कहते हैं। ये वहां से, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 1990 से लेकर के 2000 तक हमारी सहयोग थी। सहयोग के बाद हम और आगे बढ़े, तो 2000 के बाद से अब आपने एक एग्रीमेंट किया GSOMIA। ये एग्रीमेंट 2002 में हो गया। जिससे क्या होगा कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशंस के तहत काम किया जाएगा और सैन्य दृष्टिकोण से हम सूचनाएं साझा करेंगे एक दूसरे के साथ में। इसके बाद 2004 में हमने अपनी रणनीति को और व्यापक बनाया और नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू किया, जिसको NSSP कहा जाता है, नेक्स्ट स्टेप फॉर स्ट्रेटजी पार्टनरशिप। 2004 में NSSP ये शुरू हुआ और आगे बढ़े हम। ऐसे 2004 से ये स्थिति बढ़ती चली गई। 2015 में हमने औपचारिक रक्षा सहयोग प्रतिबद्धता घोषित की। देखो, औपचारिक रक्षा सहयोग प्रतिबद्धता में अब यह हो जाता है कि हम
आधिकारिक तौर पर एक दूसरे का रक्षा सहयोग करेंगे। 2015 में भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों को एक औपचारिकता प्रदान की गई। उस समय के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे, जैसे भारत अपनी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज कर रहा था। जो हमारी रसिया के ऊपर निर्भरता हुआ करती थी, उस निर्भरता को विकेंद्रीकृत करना था। तो रक्षा संबंधों को औपचारिक बनाने के लिए हमने काम करना शुरू किया। कब? 2015 में। अब आप देखो, अब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुरू होगा, अब संस्थाकरण शुरू हुआ, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे समझौते किए जाएंगे। इसी का परिणाम हुआ कि भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी समझौता हुआ 2016 में। इसी का परिणाम हुआ कि 2016 में लेमोवा हुआ। लेमोवा जानते होंगे, खूब सुना होगा, बेसिक पिलर्स है हमारे रिलेशंस को लेकर के। लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें क्या होता है कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट करती हैं। अगर उनकी सेना हिंद महासागर में हमारे किसी आइलैंड के आसपास है और उसे किसी लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको उपलब्ध करवाएंगे, या हमारी सेना उनके आसपास कहीं पर है तो वो हमें उपलब्ध करवाएंगे। तो जब 2016 में आपका भारत अमेरिका रक्षा भागीदारी, अमेरिका रक्षा भागीदारी समझौता, अब यह समझौता एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ 2016 में। इससे क्या होगा कि अब हम ऐसे ऐसे एग्रीमेंट करेंगे जो एग्रीमेंट दोनों देशों को रणनीतिक दृष्टिकोण से मदद करेंगे। और इसी का परिणाम यह हुआ कि हमने लेमोवा कर लिया 2016 में, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए 2016 में यह एग्रीमेंट हुआ लेमोवा। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े हम, तो स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टीयर 1 का दर्जा हमको दे दिया गया 2018 में। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग सैन्य प्रौद्योगिकियां, जैसे दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकियां होती है ना, जिनका हम डिफेंस सेक्टर में भी प्रयोग कर सकते हैं और सिविलियंस में भी प्रयोग कर सकते हैं, तो भारत को यूएस ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन ट्रेड 1 का दर्जा दे दिया। इसके बाद आप देखो 2018 में ही 2+2 डायलॉग शुरू हो गया। जब दोहरे उपयोग की तकनीकी शेयर होने लगेगी तो 2018 में 2+2 वार्ता का मतलब समझते हैं, एक विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और उनका विदेश मंत्री और उनका रक्षा मंत्री। 2018 में यह समझौता हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब जब 2+2 डायलॉग होने लगेगा तो रिलेशन और मजबूत होंगे या नहीं? रिजल्ट कॉमकासा, तुरंत रिजल्ट आया, कॉमकासा एग्रीमेंट हुआ हमारा। कॉमकासा मतलब कम्युनिकेशन कैपिटल एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। हम सिक्योरिटी के संबंध में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करेंगे। 2018 में ही, 2018 में ही कॉमकासा हो गया। ये एक समझौता निकल करके आ गया। फिर 2020 में बेका हुआ, BECA। 2023 में रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रोड मैप बना, जो मैंने आपको बताया कि रणनीति में, यहां आपने देखा ना कि अब हमारी स्थिति क्या है, रक्षा औद्योगिकरण। तो यहां आपने कॉमकासा देखा, 2019-20 में आपने बेका देखा, बेका देखा, 2020 में बेका इनफैक्ट हुआ था, 2020 में, 19 में रणनीति बनी तो 2020 में बेका हो गया। बेका के बाद अब रक्षा औद्योगिकरण की स्थिति आ गई। 2023 में, 2023 में जब प्रधानमंत्री ने यूएस की यात्रा की तो रक्षा औद्योगिकरण, सहयोग समझौता हुआ। ऐसे ये निरंतर हमारे समझौते बढ़ते चले गए। और अभी जब रक्षा मंत्री अगस्त में गए तो SOSA एग्रीमेंट हुआ, सिक्योरिटी और सप्लाई अरेंजमेंट। सिक्योरिटी और सप्लाई अरेंजमेंट का मतलब यह हुआ कि किसी भी समय भारत और अमेरिका एक दूसरे की मदद करेंगे। किसी भी समय का मतलब,
चाहे वो समय शांति का हो, चाहे वो समय युद्ध का हो, चाहे वो समय किसी भी आपात की स्थिति का हो। तो सशस्त्र सहयोग अब 2024 में 2024 में आपका SOSA एग्रीमेंट हो गया। और यहां पर सभी समय पर, चाहे वो शांति हो, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, चाहे वो संघर्ष, अन्य तरीके की संघर्ष की स्थिति हो, हर समय एक दूसरे को हथियारों की आपूर्ति करना और कोऑपरेशन करना, ये सब काम किया। अब इसकी नीड क्या बनती है? जब आप इतने अच्छे स्तर तक पहुंच गए तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको उनके यहां और उनको आपके यहां पर अधिकारी नियुक्त करने होंगे ना, ताकि एक दूसरे के जरूरतों को पहचान सकें, वो काम कर सकें। तो हमारा संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति का समझौता हुआ और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के लेकर के हमने पहला संपर्क अधिकारी अपना फ्लोरिडा में अभी तैनात किया है। तो एक एग्रीमेंट 2024 में ही संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी समझौता। अब ये सारे जितने भी कंटेंट हमने देखे, जो भी हमारे सहयोग के, वो हमारी रणनीति को क्लियर कर रहे हैं ना। अब इनको अगर आप देखेंगे तो आप शुरू से लेकर के कॉपरेशन आया, और जैसे ही हमारी रक्षा भागीदारी हुई, हम टेक्नोलॉजी सपोर्ट लेने लगे, और जैसे ही आपने रक्षा औद्योगिकरण का सहयोग किया, देखो स्टेप बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं ना। यहां से आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए रक्षा क्षेत्र में, यहां के बाद आपने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की स्थिति अपनाई, और इससे पहले जो आप काम कर रहे थे 2015 के पहले, वहां पर यूएस हमको हथियार दे रहा था, तकनीकी नहीं दे रहा था। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हुआ करती थी, अब वो तकनीकी देने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब है कि हम रणनीतिक दृष्टिकोण से एक दूसरे के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर आपको कोई ये पूछता है कि इंडो यूएस के बीच में जो हमारे ये सामरिक दृष्टिकोण से संबंध बढ़ रहे हैं, इनका महत्व क्या है? इंडो यूएस से सामरिक संबंधों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप, अब आपके पास कंटेंट सारे हैं, किस तरीके से आप देखेंगे कि महत्व है? पहली बात, वर्तमान परिस्थितियों में ध्यान रखो आप। वर्तमान परिस्थितियों में भारत को किन किन क्षेत्रों में रक्षा आपूर्ति की आवश्यकता है? ऐसी कौन सी समस्या है जिससे हम ग्रस्त नहीं हैं? युद्ध की संभावनाएं और आशंकाएं हमेशा बना रहती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। आतंकवाद, साइबर क्राइम, स्पेस वॉर, ये सब है या नहीं है? सारी बीमारियां जितनी दुनिया में हो सकती हैं, वो सारी बीमारियां हमारे पास हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको रक्षा सामर्थ्य, जो रक्षा आपूर्ति है, उस आपूर्ति में विविधता लानी पड़ेगी या नहीं? क्योंकि रसिया क्या आपको सारे क्षेत्रों में काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एक तो सबसे पहला महत्व है कि हमें रक्षा आपूर्ति में विविधता लाने में सहयोग करेगा ना। इंडो यूएस रिलेशन जो इस रणनीति के आधार पर कर आ रहे हैं, ये काम करेगा। पहले आप देखिए कि ज्यादातर डिपेंडेंसी आप हथियारों को लेकर के या डिफेंस स्ट्रेटजी को लेकर के आप रसिया पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन अब आज आपकी रसिया पर निर्भरता 37 से 38% है। हालांकि अभी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन अब आपको यूएस भी दे रहा है हथियार, आपको इजराइल भी दे रहा है, जर्मनी भी दे रहा है, ब्रिटेन भी दे रहा है, अन्य जिन देशों से आप ले रहे हैं वो ले रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस होगा कि हमारी और अमेरिका के बीच में अगर हम डिफेंस सेक्टर में या स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी या नहीं?
तो अगर भारत अपनी वेस्टर्न या पश्चिमी देशों के साथ में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाह रहा है, तो यूएस के साथ संबंध मजबूत जरूरी है। तो इससे हमारी रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी, इसलिए भी हमारे लिए यह आवश्यक है। तीसरी बात, सैन्य सहयोग और आप जो डिफेंस सेक्टर होता है ना कोऑपरेशन का, ये सबसे मजबूत करता है संबंधों को। अगर आप देखो कि सबसे कमजोर रिलेशन कौन से होते हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से लेन देन, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं। जब आप इकोनॉमिकली लेन देन नहीं करेंगे या ज़रूरत से ज़्यादा डेप्थ हो गया ज़्यादा, तो ये टूट सकते हैं। इसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं। लेकिन रणनीतिक संबंध है या सामरिक दृष्टिकोण से आज के परिप्रेक्ष्य में जितने संबंध हैं, वो अगर स्टेबल हो जाते हैं तो ये दीर्घगामी होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। तो अभी तक ये हमेशा आरोप लगाया जाता था कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध स्थायी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बन गए हैं तो संबंधों में स्थायित्व आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। आप अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई जा रहे हैं और आपका झगड़ा हो जाए और एक दोस्त आपका उस झगड़ा करने में मदद कर दे, आपको मारपीट होने से बचा ले, तो मित्र आपका लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा? ये होता है युद्ध के दौरान, या किसी से आपको बचाने में मदद कर रहा है या आपके डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग कर रहा है, वो भी उस परिस्थिति में जब युद्ध जैसी संभावनाएं और आशंकाएं बनी हुई हैं, तो दोस्त आपका लंबे समय तक चलेगा। तो जो पहले इतिहास में ये स्थिति बनी थी कि अमेरिका स्थायी मित्र नहीं बनेगा, अब वो टूटेगा और हम एक लंबे समय तक के लिए अपनी रणनीति को निर्धारित कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम रणनीतिक साझेदारी को दीर्घगामी बना सकते हैं। रणनीतिक साझेदारी को आप कैसा बना सकते हैं? दीर्घगामी, लंबे समय के लिए आप यहां पर काम कर सकते हैं। और क्या होगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? आप देखिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक तो चीन अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए काम कर रहा है, BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से, या भारत को घेरने की रणनीति अपना रहा है, चाहे वो मोतियों की माला रणनीति हो। तो आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर प्रभावी होना है तो किसी ना किसी महाशक्ति की सहयोग की आवश्यकता होगी। अब चूंकि इन दिनों रसिया चाइना के साथ मिला हुआ है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रसिया क्या आपके साथ मिलकर रणनीतियां बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो आपको किसी ना किसी के साथ में रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि आप चाइना को काउंटर कर सकें। दूसरी तरफ समुद्री लुटेरे हैं, तस्करी है, इस दृष्टिकोण से भी आपको सहयोगी देशों की आवश्यकता है। तीसरा जमाना ब्लू इकोनॉमी का आने वाला है, जिसमें आप समुद्री प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करेंगे या समुद्री ऊर्जा को आप दोहन करेंगे। इन सभी क्षेत्रों में अगर हम हिंद महासागर की स्थिति को देखें तो आपको यूएसए के सहयोग की आवश्यकता है या नहीं? बताइए। सहयोग आवश्यक है। तो भारत ऐसी स्थिति में यूएस की तरफ आगे बढ़ेगा। एक और बात ध्यान रखना है कि यूएस और पश्चिमी यूरोप ये लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी हैं, विशेषकर रणनीतिक दृष्टिकोण से। तो अगर आप यूएस के साथ रणनीतिक समझौता करते हैं या रणनीतिक अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं, तो पश्चिमी यूरोप की तरफ भी आपका विकास हो सकता है। इसके बाद यूएस अभी दुनिया का टेक्नोलॉजी को लेकर के, विशेषकर रणनीतिक प्रौद्योगिकी को लेकर के एक उच्च देश है, हाई टेक्नोलॉजी को जो डेवलप करता है। तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ प्राप्त होगा या नहीं? है ना। आपको एडवांस प्रौद्योगिकी प्राप्त हो सकेगी। इस दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। अब अगर आप रक्षा औद्योगिकरण बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपकी रणनीति है कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भरता हमारी आवश्यकता है,
और वो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दुनिया में जितने भी संघर्ष चल रहे हैं प्रत्यक्ष तौर पर कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा है। तो अगर चीन हो या पाकिस्तान हो आपके ऊपर आक्रमण करते हैं तो आप सैन्य दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब सैन्य दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर होना है तो ये उसके साथ रक्षा औद्योगिकरण समझौते को तीव्र करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आवश्यक होगी या नहीं होगी। तो आप यहां पर एक ध्यान रख सकते हैं कि रक्षा आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिकरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हमने काम किया या यूएस के साथ जितने भी हमने रिलेशंस डेवलप किए वो हमें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जो अलाइनमेंट हमारा बढ़ा वो हमारे पास होना चाहिए था। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये जैसे हमने देखा उतना ही आसान है। यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बनाने में अनेक तरीके की चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां भी आपको अपने आंसर में मेंशन करनी होंगी। तो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो यूएस के साथ में हमारे रिलेशंस को डेवलप करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब एक टॉपिक आपको यहां पर बनाना होगा, इंडो यूएस रणनीतिक संरेखण। संरेखण का मतलब समझ गए ना आप? ठीक, मतलब अलाइनमेंट। कई बार ऐसा हो जाता है ना, जैसे आप एक दूसरे के साथ रहते रहें 5 साल 7 साल तक, सोच मैच करने लगती है, ठीक है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि अरे आज चलो ये खाते हैं, तो हो सकता है दूसरा का हाँ मेरा भी यही मन कर रहा था, ऐसा होता है। तो अलाइनमेंट हो जाता है। बहुत पुराने लोग ये कहा करते थे कि पति पत्नी होते तो दोनों अलग अलग है ना, डीएनए दोनों का अलग है, तो सोशल रिलेशन है, भाई बहन तो है नहीं। लेकिन जब वो एक साथ 10 साल 20 साल 50 साल तक रह रहे होते हैं तो शक्ल मिलने लगती है। ऐसा सुना है आपने? सोच मिलने लगती है। इस तरीके से फिर आप देखेंगे कि सोच कैसी हो जाएगी। जो एक सोच रहा है तो दोनों एक दूसरे के सोच को, और वो अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम सब एक जैसा सोच रहे हैं। तो रिलेशन जब दीर्घगामी हो जाते हैं तो एक अलाइनमेंट आने लगता है। लेकिन अब हमने ये तो देख लिया कि हम अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम साझेदारी की तरफ गए, हमने रक्षा औद्योगिकरण में भी सहयोग लिया, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां वर्तमान परिस्थिति में हमें दिखाई देती हैं। जैसे एक तो सबसे बड़ी बात है कि अनेक क्षेत्रों में रणनीतिक भेद हैं। भारत एक मेजर एक्टर की तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में रणनीतिक भेद है। अब यूएस चाहता है, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो यूएस चाहता है कि भारत रूस की आलोचना करे। क्या हम आलोचना करेंगे रूस की? नहीं करेंगे। तो रणनीतिक भेद आया। दूसरी बात है कि जब आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए रसिया के ऊपर, तो यूएस ने यह उम्मीद करी कि भारत रसिया के साथ व्यापार रोक दे, लेकिन हमने पेट्रोलियम परचेजिंग को बढ़ा दिया, ट्रेड हमारा बढ़ गया। जहां पहले $10 बिलियन का हुआ करता था, अब $65 बिलियन तक पहुंच गया। तो यूएस को नाराजगी होगी या नहीं? तो एक तो रणनीतिक भेद में आप देखो रूस के प्रति भेद है, दूसरा आप वेस्टर्न एशिया के प्रति हमारी रणनीति अलग है, तीसरा ईरान के प्रति हमारी रणनीति अलग है और उसकी रणनीति अलग है। वो ईरान को शत्रु मानता है और हमारे ईरान के साथ रिलेशन है या नहीं है? पश्चिम एशिया में हम अलग रणनीति अपनाते हैं, उसकी रणनीति अलग है। इसके बाद आपने रूस के साथ में S-400 खरीदा, तो उसने कहा कि कात्सा कानून के तहत हम प्रतिबंध लगाएंगे। तो हमने कहा भाई आप कौन होते हैं प्रतिबंध लगाने वाले? तो बहुत सारे जो भी स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में ये भेद है अगर, तो समस्या उत्पन्न करेगा या नहीं? ये अविश्वास को क्रिएट करेगा। दूसरी प्रॉब्लम है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। जब हम वर्ष 2000 के बाद से आपके साथ सहयोग की तरफ जा रहे थे
और 2000 से हम ये कह रहे हैं कि आप हमें हथियारों के साथ साथ प्रौद्योगिकी दीजिए, लेकिन यूएस अधिकतर समय प्रौद्योगिकी देने में आनाकानी करता है। अक्सर समय ऐसा होता है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विलंब होता है। तो बार बार आपको यह बात कहनी पड़ती है। तो एक प्रॉब्लम क्या है? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विलंब होता है। एक चुनौती आपका यहां पर यह आ जाती है। और क्या क्या हुआ? रेगुलेटरी ऑब्स्टिकल हैं, रेगुलेशंस को लेकर के हमारे नियम और कानून अलग हैं, उनके नियम और कानून अलग हैं। भारत में रक्षा खरीद की प्रक्रिया बहुत धीमी है, ऐसा वो आरोप लगाता है। होता क्या था, अब तो थोड़ा स्पीड आया है, नहीं तो अगर आप 2015 से पहले देखें तो एक रक्षा खरीद समझौता करने में हमें 7 से 9 साल लगते थे। ये लंबा समय है। अब कोई भी अगर आपके पास डील कर रहा है तो क्या वो इतने लंबे समय तक बार्गेनिंग करना या डील करने में सस्टेन करेगा? वो नहीं करेगा। तो रणनीतिक समस्याएं हैं या रेगुलेटरी ऑब्स्टिकल्स हैं, रणनीतिक बाधाएं, विनियामक बाधाएं, बाधाएं हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा। क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा यह है कि जैसे आप देखो, यूएस कहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारी रणनीति है कि हम हिंद प्रशांत को स्वतंत्र, खुला और समावेशी रखना चाहते हैं। लेकिन यूएस की आदत कैसी रही है? वो एक रूल मेकर बनता है। वो समावेशिता को ध्यान में नहीं रखता। वो सोच रहा है कि अरे दुनिया का मैं बॉस हूं। तो वो जो बॉसिज्म है, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहां प्रॉब्लम ये है कि क्षेत्रीय संघर्ष पैदा हो सकता है। क्षेत्रीय संघर्ष। अब आप देखो, कई कारण है इसके क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति क्या है, और ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो पश्चिमी यूरोप में लड़ा गया। लड़ने वाले कौन थे? अमेरिका भी था, यूएसएसआर भी था, सब लड़ा गया वहां पर। जो पावर्स का जखीरा कहां पर स्थापित हुआ? वेस्टर्न यूरोप में। तो डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कहां हुआ? अब अगर यहां पर यूएस अपने पावर को बढ़ाता है या इंडिया यूएस के साथ कोऑपरेशन करता है, तो चाइना भी ताकत को बढ़ाएगा। अगर कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न होती है आगे चल करके, युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? दक्षिण एशिया को ना। और उस दक्षिण एशिया में सबसे प्रभावी हम हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी किसको होगा? हमें होगा। तो एक संघर्ष तो यहां पर यह बन करके आएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि यूएस अगर आ जाता है तो वो वापस जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वो जब आपके साथ कोऑपरेशन आएगा तो वो भी तो काम करने की कोशिश करेगा। इसके बाद एक और प्रॉब्लम यह है कि बौद्धिक संपदा अधिकार, संपदा अधिकार। अब अगर आप टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ले भी लेते हैं तो प्रॉपर्टी राइट तो उसी का रहेगा ना। तो क्या आप नए तरीके से नई तकनीकी को विकसित कर पाएंगे? नहीं विकसित कर पाएंगे। वो तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके साथ एक और बड़ी समस्या है, अभी तक ये अश्योर नहीं हो पाया है कि इंडो यूएस रिलेशंस में सर्टेनिटी रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर ताइवान को लेकर के अगर अमेरिका कोई भी सशक्त कदम उठाता है तो क्या भारत अमेरिका की मदद करेगा सैन्य दृष्टिकोण से? ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि हम ताइवान को लेकर के मदद क्यों करें? तो वहां पर अमेरिका को खराब लग सकता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि हमारा और पाकिस्तान का संघर्ष होता है, तो पाकिस्तान और अमेरिका के लंबे समय तक मित्रता के संबंध रहे हैं,
तो क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर के अमेरिका हमारी मदद करेगा? आज तक तो नहीं करी। तो दोनों को अनिश्चितता है। ताइवान को लेकर के हम उसकी मदद करेंगे, इसके लिए वो अश्योर नहीं है। पाकिस्तान को लेकर के वो हमारी मदद करेगा, इसके लिए हम श्योर नहीं है। तो संबंधों में अनिश्चितता आज भी है या नहीं? संबंधों में अनिश्चितता की स्थिति आज भी बनी हुई है। इसके बाद आज की तात्कालिक परिस्थितियां देखिए आप। जो पश्चिम एशिया या यूरोप में संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में आप यह भी तो हो सकता है कि जो अब नई सरकार आई ट्रंप की, तो ट्रंप वैसे तो चाइना को फोकस करेगा, चाइना को काउंटरिंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वेस्टर्न एशिया में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वेस्टर्न एशिया में इन्वॉल्व ना होने का मतलब होता है कि ईरान का इन्वॉल्व होना, वो चाइना का इन्वॉल्व होना। तो क्या अमेरिका चाइना के इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट करेगा वेस्टर्न एशिया में? वहीं दूसरी तरफ क्या वो यूक्रेन और रसिया के क्राइसिस में अपने आप को रोल बैक करेगा? तो अगर वो इंगेज वेस्टर्न एशिया और यूरोप में होता है, तो क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र में उतना फोकस कर पाएगा? तो एक समस्या है। मतलब जो वैश्विक अनिश्चितता चल रही है, वो दोनों के बीच में संबंधों में परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकती है। तो वैश्विक अनिश्चितता में अनिश्चितता विशेषकर वेस्टर्न एशिया और रूस यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के, तो आपने देखा कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। अच्छे संबंध विकसित हो रहे हैं, लेकिन चुनौतियों से इतर नहीं है। अब ये चुनौतियां हमारी बनी हुई हैं और इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। तो किस तरीके से आप इन चुनौतियों का समाधान करेंगे? क्या इन चुनौतियों को देखते हुए हमें यूएस के साथ रिलेशंस को मजबूत नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मजबूत करना चाहिए। अब कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि क्या ये चुनौतियां हावी हो सकती हैं? तो हम कुछ सुझाव प्रस्तुत करें। अपने आंसर में हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं? देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र को अगर आप देखो, हिंद प्रशांत को, तो चीन अचानक अपने आप को वापस कर ले, ऐसा संभव? और चीन को कभी यूएसए डोमिनेंट होने देना नहीं चाहेगा। इसका मतलब है कि यूएसए इंडिया के साथ रिलेशंस को लंबा चलाएगा। वापस जाएगा क्या? चीन अगर बीआरआई प्रोजेक्ट को वापस कर लो, कहे कि साहब हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमें अपना प्रभाव स्थापित नहीं करना है, प्रभुत्व स्थापित नहीं करना है, तो हो सकता है कि यूएस कहे कि तो फिर हमें तो जरूरत नहीं है अब। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। दूसरा, समुद्री प्राकृतिक संपदा पर निर्भरता पूरी दुनिया की बढ़ती जा रही है। समुद्री प्राकृतिक संपदा में हिंद प्रशांत क्षेत्र सबसे रिच है। तो क्या यूएस हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभावी नहीं रहना चाहेगा? और अगर वो रहना चाहेगा तो उसे सहयोगी देश चाहिए। सहयोगी में भारत से अच्छा सहयोगी उसको मिलेगा क्या? क्वाड को अगर स्ट्रांग रखना है, जो कि उसका एक वेंचर है, उसकी सोच है, तो भी भारत चाहिए। तो भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी हुई रणनीतियों को उजागर करना है और चीन को एक टारगेट के तौर पर देखना है यूएस के साथ सहयोग बनाए रखने के लिए, जो भारत की रणनीति है। इसके बाद आज की परिस्थिति में स्पष्ट हो गया है कि जितने इंडियन ओशन के आइलैंड स्टेट हैं, उनका मजबूत होना चाहिए। अब आइलैंड स्टेट को मजबूत करना है अगर आपको, तो आपको किसी न किसी अमीर देश की आवश्यकता है। द्वीपीय देशों को सुदृढ़ करने के लिए, हिंद प्रशांत में चीन को काउंटर करने के लिए यूएसए को भारत की जरूरत है। द्वीपीय देशों को विकसित करने के लिए, ताकि चीन उन पर हावी ना हो सके, भारत को अमेरिका की जरूरत है या नहीं? अगर आप सागर प्रोजेक्ट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए। तीसरी बात कि जो भविष्य है, ग्लोबल साउथ आगे बढ़ने वाला है। ग्लोबल साउथ की अवधारणा को मजबूत करना है तो मल्टी अलाइनमेंट चाहिए आपको। मतलब ग्लोबल नॉर्थ के देशों का सहयोग चाहिए
और ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश होगा। तो ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण से अभी आपको ये मजबूत है। ऐसी स्थिति में भारत को ग्लोबल साउथ, मल्टी अलाइनमेंट, इंडियन ओशन या इंडो पैसिफिक ओशन और चीन, इन मुद्दों को उजागर करना चाहिए, जिससे यूएस के साथ हमारे रिलेशन मजबूत और लंबे समय तक चलते रहेंगे। तो ये सारी बातें हमने यूएस को देख करके कि यूएस की रणनीति में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो देख लिया आपने। क्लियर? हाँ, सबसे पहले हमने रणनीति को देखा, कैसे कैसे रणनीति हमारी चेंज हुई, फिर हमारे समझौते कौन कौन से हैं, क्यों हमने ऐसा काम किया, हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, चैलेंजेस देख लिए और सुझाव देख लिए। ठीक, अब बताओ आप क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे एग्रीमेंट, लेकिन कुछ एग्रीमेंट जो मैंने आपको लिखे ना, ये प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। अब इनमें ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एग्रीमेंट आपको देखना है। अब जैसे लेमोवा है तो लेमोवा का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, बेका का उद्देश्य क्या है, कॉमकासा का उद्देश्य क्या है, एक एक लाइन में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपके आंसर को प्रूफ करेंगे। जैसे हमने कह दिया कि भारत औद्योगिक साझेदारी की तरफ जा रहा है। कैसे पता औद्योगिक साझेदारी की तरफ जा रहा है? आपको बताना पड़ेगा ना। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्षा औद्योगिकरण सहयोग समझौता हुआ हमारा 2023 में, हुआ या नहीं हुआ? आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हुआ, आपको पता होना चाहिए कि संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति। तो ये प्रूफ करेंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, तो आपको पता होना चाहिए लेमोवा है, कॉमकासा है, बेका। क्लियर? तो ये आंसर आपके, ये जो कंटेंट हैं, एग्रीमेंट हैं, ये आपके आंसर को मजबूत करते हैं, इसलिए इनको याद रखना। अब रणनीतिक संरेखणता पर कोई भी सवाल बने वो आप कर लोगे। औद्योगिकरण मतलब उद्योग स्थापित करना, ठीक है ना। जैसे उद्योग लगाना है आपको रक्षा के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो उसी को हम औद्योगिकरण कहते हैं। हाँ, इंडिया में लगाया जा रहा है। जैसे आप देखो, हमने 2 नए कॉरिडोर बनाए हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में, और दुनिया के देशों को वहाँ पर अपने उद्योग लगाने के लिए हमने इनवाइट किया है कि आप आइए, यहाँ पर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, अपने उद्योग स्थापित करिए, ठीक है ना। तो ये काम किया जा रहा है। क्लियर? और कोई सवाल आप लोगों के जहन में? प्लानिंग, नियोजन मतलब प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग। जैसे हम मान लीजिए कि आगे बढ़ना है हमें, कि भविष्य के लिए हम क्या करेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया होगा आपको, एनएसएसपी 2004 में हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था। अब एनएसएसपी क्या कहता है कि नेक्स्ट स्टेप फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। जैसे आप कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग करते हैं ना, कि अभी मैं तैयारी में कर रहा हूं तो मेरा 2026 का टारगेट है, मेरा 2025 का टारगेट, आपने प्लानिंग करी। अब जब आपने टारगेट रख लिया कि 2025 तक मुझे आईएएस बनना है, तो कैसे बनना है? सिर्फ प्लानिंग करने से नहीं, लेकिन ये भी जरूरी होगा। टारगेट जरूरी है कि नहीं, 2025 करना, 2026 करना है, तो आपने वो प्लानिंग कर ली, उसके आधार पर आपने रणनीति बनाई। तो बिना प्लानिंग के कोई रणनीति नहीं बनती। और प्लानिंग में हम क्या करेंगे? सहयोग करेंगे ना, एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे, तभी तो प्लानिंग बन पाएगी, राइट? और कुछ? तो इस तरीके से यह सवाल आप कर सकते हैं। अब एक प्रश्न लिख लीजिए आप, कि कैसे प्रश्न आप यहां पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच संबंध स्थायित्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
सामरिक दृष्टिकोण से इन संबंधों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अब सारी बातें आ गई आपके इस प्रश्न में। हम स्थायित्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सामरिक दृष्टिकोण से समीक्षा, तो आपको ये सारी बातें आलोचनात्मक समीक्षा करना है। तो मैंने आपको चुनौतियां भी बता दी, आपको सुझाव भी बता दिया, तो समीक्षा कर सकते हैं आप। क्लियर? ये हुआ हमारा एक टॉपिक।